नमस्कार मित्रों, वेलकम टू जीएस परिवार। मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगी। साथ ही हमारे आने वाली लाइव क्लासेस में आप आसानी से जुड़ सकेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, साथ ही कर दिया बेल आइकन को क्लिक, वो इस वीडियो को करें अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर। देखिए, फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल हैशटैग जीएस परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। इस परिवार को सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाए जो भी विद्यार्थी जीके जीएस की तैयारी करना चाहता है। जीएस परिवार उन सभी के लिए लाया है जीके जीएस की स्पेशल क्लासेस। यहाँ पर हम एमपी करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स तथा विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज करा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में बढ़ते हम प्रश्नों की ओर। भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना या भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की कुंजी, इसको हम एक बार पढ़ते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, किंतु यदि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा देखा जाए तो संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा उद्देश्य का प्रस्तावना को कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा भाग 3 के आर्टिकल 32 को कहा जाता है, किंतु संविधान की आत्मा प्लस चेतना संविधान के भाग 3 और 4 को कहा जाता है। अब देखिएगा, भारत का संविधान की उद्देश्य का क्या कहती है। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, जैसे यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये पूरा एक साथ पूछ लिया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख किया गया है, किन का नहीं किया गया है, कौन से शब्द आपके प्रारंभ में थे, कौन से शब्द बाद में जोड़े गए हैं, क्या संविधान की प्रस्तावना हमारी संविधान की आधारभूत संरचना है। इस प्रकार से आपके कई सारे प्रश्न प्रस्तावना में पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं हम जरा इसे एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा इस संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। तो संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को और साथ में कुछ आर्टिकल को स्वीकार किया था, अंगीकृत किया था, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया था 26 नवंबर सन 1949 को, जबकि शेष संपूर्ण संविधान देश में लागू होता है 26 जनवरी सन 1950 को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं एवं 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन देश हमारा आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का मूल नाम था उद्देशिका। इस उद्देशिका की भाषा को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, जबकि उद्देशिका हमारे संविधान में होनी चाहिए, इस विचार को हमने लिया है अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को सर्वप्रथम 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी सन 1947 को इसी संविधान सभा ने प्रस्तावना या उद्देशिका को स्वीकार किया और संविधान में आगे बढ़ाने के लिए कहा। और 26 नवंबर सन 1949 को इसी को क्या कर लिया गया, अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मसमर्पित कर लिया गया। आगे देखते हैं, संविधान सभा में जो आपके ये शब्द दिख रहे हैं, ये कुछ मूल संविधान के शब्द हैं, किंतु हमने 3 शब्दों को परिवर्तन करके बाद में जोड़ा है। हमने अभी तक संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इस समय 3 शब्दों को जोड़ा जाता है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, एकता, और साथ में एक शब्द जोड़ा जाता है आपका समाजवादी। अर्थात समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इन 3 शब्दों को जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। याद रखिएगा, ये 3 शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे, संशोधन करके बाद में जोड़ा है। और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से।
अब देखते हैं हम प्रश्नों को। तो संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल या उद्देशिका में निम्न में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो हमने संविधान की प्रस्तावना को घोषित किया है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। गण अर्थात जनता का राज होगा, लोकतांत्रिक लोक अर्थात जनता अपना तंत्र राजा चुनेगी, समाजवादी अर्थात ये समाज भाईचारे की भावना रखेगा, पंथ निरपेक्ष अर्थात हमारा कोई धर्म या पंथ या कोई एक कट्टर एक वो नहीं होगा। देखिएगा, हमारे भारत का यह संविधान का कोई विशेष धर्म नहीं है। भारत का संविधान सभी धर्मों को विशेष रूप से दर्जा देता है। हमारे संविधान का कोई धर्म नहीं है, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि भारतीय संविधान धर्म का विरोध करता है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, अपितु सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं। प्रभुता संपन्न, हमारा भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब हम किसी भी निर्णय को लेने से पहले किसी अन्य देश के पास नहीं जाते, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, भारत में जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो सारे निर्णय को पहले ब्रिटेन भेजा जाता था, क्योंकि इंग्लिश अर्थात अंग्रेज हमारे ऊपर गुलामी कर रहे थे। तो आंसर क्या होगा? प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो देखिएगा, ऑप्शन है न्याय का, भातृत्व यानी भाईचारे का, प्रतिष्ठा की, समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो अब आसानी से बता सकते हैं हमने प्रस्तावना को पूरा पढ़ा है और प्रस्तावना में हमें कहीं पर भी नहीं मिला है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का उल्लेख देखने को मिलता है, देखिएगा, संविधान के आर्टिकल नंबर 326 में। संविधान में वयस्क मताधिकार का उल्लेख एक राजनीतिक अधिकार के रूप में किया गया है। चुनाव लड़ना, चुनाव में लड़ने वाले व्यक्ति को मत देना, साथ में आप किसी अधिकारी से अपने प्रश्न जवाब करते हो, उस प्रकार के ये जो अधिकार होते हैं ये आपके राजनीतिक अधिकार के तहत आते हैं। संविधान में राजनीतिक अधिकार है वयस्क मताधिकार, इसका उल्लेख कहीं पर भी संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलता है। जबकि न्याय का, भाईचारे का, प्रतिष्ठा, गरिमा का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। 3 शब्द, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय। तो हमने आपको बताया संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्दों को जोड़ा गया, उसी में से एक शब्द है आपका समाजवादी, 2 अन्य शब्द है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था, संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है, और संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया हमने दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघीय। तो देखिए, प्रस्तावना को पढ़ा है, वहाँ पर हमें कहीं पर भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं मिला है, किंतु भारत राज्यों का समूह न होकर भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसका उल्लेख संविधान में देखने को मिलता है। संविधान में 25 भाग हैं आपके वर्तमान में। 25 भागों में से भाग 1 जिसमें आर्टिकल आते हैं 1 से 4 तक। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, उसमें आर्टिकल 1 ये कहता है संविधान अर्थात भारत राज्यों का समूह न होकर राज्यों का एक संघ होगा, और इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। तो याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, संघीय शब्द का उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, लोकप्रिय यानी कि जो लोक मतलब जनता, प्रिय मतलब कि जनता का प्रिय हो, प्रभुसत्ता और उसी का शासन हो, जनता के प्रिय व्यक्ति का जनता पर शासन हो। अर्थात भारत में क्या होता है, जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके चुनाव होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। देखिए, ना तो आप मुख्यमंत्री को वोट डालते हो, ना ही आप प्रधानमंत्री को वोट डालते हो। मुख्यमंत्री का जब नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति होती है तो किस प्रकार से होती है? देखिए,
आप विधानसभा में विधायक को वोट डालते हो और उन्हीं विधायक दल के नेता में से एक बनता है मुख्यमंत्री। आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे कराते हो? तो आप प्रधानमंत्री चुनाव में क्या करते हो, सांसदों को वोट डालते हो और सांसद दल का नेता क्या बनता है, एक प्रधानमंत्री बनता है। तो इस प्रकार से जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है और जनता अपने प्रतिनिधि को समय पर चुनती है और पसंद ना आने पर समय पर परिवर्तित भी कर सकती है, 5 साल या 5 साल से पहले भी, और चाहे तो पसंद आने पर 5 साल से अधिक भी उसको वापस से बिठा सकती है। निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर सन 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किंतु इनका बड़े स्तर पर बहिष्कार किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। तब 11 दिसंबर सन 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके बाद 13 दिसंबर सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए संविधान सभा की बैठक की शुरुआत की जाती है। उद्देश्य का प्रस्ताव, जिसे ही हम बाद में प्रस्तावना कहते हैं। देखिए, संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया जाता है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एवं अन्य सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर। इस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारे संविधान का निर्माण कर देती है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, जो 26 नवंबर सन 1949 में बनकर के तैयार हो जाता है और इस दिन संविधान की प्रस्तावना एवं कुछ अनुच्छेदों के साथ इसे अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित कर लिया जाता है, जबकि संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। साथ ही याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। उस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में होती है। इसकी स्थापना सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा की जाती है। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं शुरुआत में नवाब बकारउल मुल्क, जबकि बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ही मुस्लिम लीग के माध्यम से आगे चलकर पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र हो, इसकी मांग उठाते हैं। पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, इसकी मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा उठाई जाती है, किंतु इसका सर्वप्रथम विचार लियाकत अली के मन में आता है, जबकि पाकिस्तान जो राष्ट्र है उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। इसका विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली के मन में आता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसी के साथ देखिएगा भाग 3। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आता है। इसमें नीति निर्देशक तत्वों का DPSP का उल्लेख किया गया है, जो हमने आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन से लिया है। साथ ही देखिएगा भाग 4 का अर्थात 51 का आर्टिकल जो हमारे मूल संविधान में देखने को नहीं मिलता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी जोड़ती है भाग 4 का आर्टिकल 51 का को। देखिएगा, इसमें उल्लेख मिलता है मौलिक कर्तव्यों का, और मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रसिया अर्थात रूस से। मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता का ये कर्तव्य होगा। इस मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया है। साथ ही देखिएगा भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 में देखने को मिलता है। देखिएगा, भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक इसमें केंद्र सरकार के बारे में बात की गई है। साथ ही याद रखिएगा भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 जिसमें संघ क्षेत्र बताया गया है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है?
तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं सबसे बड़ा लंबा संविधान है ऑप्शन नंबर ए भारत का। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा एवं सबसे बड़ा संविधान है, जिसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। जब ये संविधान बना था अर्थात 26 जनवरी सन 1950 के समय इसमें 8 अनुसूचियां, 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद या आर्टिकल थे। किंतु वर्तमान के आज संविधान में हम देखते हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों को हम संशोधन करके बाद में जोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर है, ना तो अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है। और इसमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किए गए संविधान संशोधन के तहत हम कुछ संशोधन कर सकते हैं। अर्थात आज के संविधान में 470 आर्टिकल या अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, आज वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं अनुसूचियों को हमने बाद में जोड़ा है। 9वीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है, जिसे हमने पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जिसे हमने 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसे हमने 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जिसे हमने 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा है। देखिए ये जो आज का संविधान है, आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। जबकि दुनिया का सबसे छोटा संविधान पूछा जाता है तो आंसर होगा अमेरिका का। सोचिए जरा, केवल 7 आर्टिकल है। और साथ ही याद रखिएगा आधुनिक दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान भी अमेरिका ने बनाया था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 के बाद अमेरिका ने अपना एक लिखित संविधान बनाया, जो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान भी है और काफ़ी छोटा संविधान भी है अमेरिका का। जबकि दुनिया में संविधान की शुरुआत एथेंस से, यूनान से मानी जाती है और आधुनिक दुनिया का संविधान पहला लिखा जाता है अमेरिका के द्वारा। और सबसे बड़ा संविधान है आपका भारत का। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, याद रखिएगा ब्रिटेन का संविधान आपका अलिखित है। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 296। अंतकालीन संसद में 296 सदस्य थे। जबकि जिस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है, उस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। इस 389 सदस्यों में 292, देखिएगा 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आते हैं, 93 सदस्य देसी रियासतों से आते हैं, जबकि 4 आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आते हैं। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उसी प्रकार से होते हैं जैसे आज हमारे भारत में हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हमारे 8 हैं। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन 1946 के कहने पर। देखिएगा भारत में संविधान सभा के द्वारा बनाए जाए और संविधान सभा में भारतीयों को शामिल किया जाए, इसका सर्वप्रथम विचार आता है महात्मा गांधी के मन में। महात्मा गांधी ने ही यह सर्वप्रथम विचार किया था कि भारत का जो संविधान बनेगा उस बनने वाली सभा में भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। इसी तर्ज पर आधिकारिक तौर पर 1940 में अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की बात होती है। इसी बात के आधार पर 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आता है, किंतु इसने भारत में किसी भी प्रकार से कुछ अच्छा काम नहीं किया और साथ में असफल हो गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर 3 सदस्यों की एक टीम आती है 1946 में, और मिशन का नाम रहता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो उस समय भारत सचिव हुआ करते थे। भारत ब्रिटेन के व्यापार के आधिकारिक तौर पर एक अधिकारी हुआ करते थे, जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवं उस समय नौसेना अध्यक्ष हुआ करते थे एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों की सदस्यीय टीम में कैबिनेट मिशन भारत आता है और कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, किंतु इनका बहिष्कार किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। तब 11 दिसंबर सन 1946 को इस सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर सन 1946 को इसी संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव या प्रियम्बल या प्रस्तावना को प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा,
और इस प्रस्तावना को स्वीकार किया जाता है संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी सन 1947 को, और 26 नवंबर सन 1949 को इसी संविधान की प्रस्तावना एवं कुछ आर्टिकल को संविधान सभा स्वीकार कर लेती है, अंगीकृत कर लेती है, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित कर लेती है, और 26 जनवरी सन 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हो जाता है पूरे भारत में। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद निकट है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के। भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। देखिएगा, कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं ली है, साथ में अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राज्य का प्रमुख अधिकारी होता है राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसी रूप में हमने संघवाद को जो निकट लिया है वो कहाँ से लिया है? कनाडा से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 में भारत को या इंडिया को किस रूप में बताया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का एक संघ। भारत राज्यों का समूह न होकर भारत राज्यों का एक संघ है और एक अखंड भारत है जिसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी एक विशेषता है? देखिए, दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है आपको संघीय सरकार में, ऑप्शन नंबर बी। संघीय सरकार अर्थात जहां पर आपकी केंद्र हो और राज्य हो, अर्थात कोई व्यक्ति राज्य की नागरिकता अलग से लेता है और केंद्र की नागरिकता अलग से लेता है। जैसे कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है तो उसको मध्य प्रदेश में रहने के लिए एमपी की नागरिकता लेनी होगी, और यदि उसे एमपी से बाहर यूपी, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश में जाना है तो उसे केंद्र की नागरिकता लेनी होगी। ये होती है आपकी दोहरी नागरिकता, जो कहाँ की प्रमुख विशेषता है? संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता वर्तमान में आपको अमेरिका में देखने को मिलती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यदि कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में रहता है तो उसे न्यूयॉर्क की नागरिकता लेनी होगी। यदि वही व्यक्ति न्यूयॉर्क से अलग होकर वाशिंगटन डीसी या फिर किसी अन्य राज्य में जाना चाहता है, देखिए अमेरिका में 50 राज्य हैं, यदि वो 50 राज्यों में घूमना चाहता है तो उसे अमेरिका की नागरिकता अलग से लेनी होगी। भारत में एकल नागरिकता है जो हमने ब्रिटेन से ली है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं फ्रेडरिक वाइट को। 1921 से 25 तक इनका कार्यकाल रहता है, जबकि दूसरे अध्यक्ष बनाए जाते हैं स्वराज पार्टी के व्यक्ति विट्ठल भाई पटेल को। इनका कार्यकाल रहता है 1925 से 30 के मध्य। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था और 1919 के अधिनियम के बाद। साथ ही याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के व्यक्ति थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी सन 1923 में की जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास करते हैं। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, सचिव रहते हैं मोतीलाल नेहरू, और अन्य सदस्य थे इसके नरसिंह, चिंतामन केलकर एवं विट्ठल भाई पटेल। देखिए, स्वराज पार्टी के सचिव मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू के पुत्र की यदि हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी इंदिरा गांधी के पुत्र थे राजीव गांधी के पुत्र हैं वर्तमान में राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के पिताजी है राजीव गांधी की माता है इंदिरा गांधी के पिता है जवाहरलाल नेहरू के पिता है मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू है स्वराज पार्टी के सचिव। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। इसमें टोटल आपके 389 सदस्य थे। 292 आपके ब्रिटिश प्रांतों से आते हैं, 93 आपके देसी रियासतों से आते हैं, साथ में 4 आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र प्रांतों से आते हैं। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया है वर्तमान में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में बदला गया नाम और नाम कर दिया लक्षद्वीप। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, आपको लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है। लक्षद्वीप में केवल एक ही जिला है लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कावाराती। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 को एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। क्या हुआ था इस दिन? तो आपको याद होगा, इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया गया। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949। देखिएगा, 26 नवंबर 1949, और इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को एवं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। तो हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना का विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना भी करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा वर्तमान का संविधान न्याय से, स्वतंत्रता से, समानता से, भाईचारे से, इन सभी भावनाओं से आज ओतप्रोत देखने को मिलता है। स्थानीय सरकार आधार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र का। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था जो हम आपको बताते हैं। उनका कहना था, आप देश को विकसित करना चाहते हैं तो आप गांव को विकसित करें। जब आप एक मकान को बनाते हो तो मकान बनाने से पूर्व उसकी नींव को मजबूत करना होता है। उसी प्रकार वर्तमान में देश हमारा विकासशील है। इस विकासशील को विकसित की श्रेणी में हम तब ला सकते हैं जब हम गाँव के लोगों से काम कराएंगे। गाँव का व्यक्ति, स्थानीय सरकार 1000 गलती करे तब भी उनको काम करने की स्वतंत्रता दो। यदि वे काम करेंगे तो देश अपने आप स्वतः ही विकसित हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी अधिकारी से अपनी शिकायत देने का अधिकार। तो ये सभी अधिकार आपके राजनीतिक अधिकार होते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी, जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका एक मौलिक अधिकार होता है जो आपसे कोई व्यक्ति इमरजेंसी के समय भी नहीं छीन सकता। देखिए, इमरजेंसी के समय कोई व्यक्ति आपके घर में आएगा, छुप सकता है, आपसे काम करा सकता है, आपसे जो काम करा रहा है उसका पैसा नहीं देगा, सब कुछ किया जा सकता है, केवल आपसे कोई व्यक्ति आपकी जान नहीं ले सकता। तो ये होता है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो सदैव आपके पास रहता है। तो आर्टिकल नंबर 21 संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार हैं अमेरिका से लिए, उसी में 21 आर्टिकल ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। बाकी आपके राजनीतिक अधिकार हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श से प्रतिबिंबित होते हैं। अर्थात संविधान के जो निर्माणकर्ता थे उनके मनोभाव और आदर्श से देखने को मिलते हैं संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक संघ। भारत राज्यों का एक संघ है जिसका वर्णन संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो भारत में संघीय प्रणाली हमने ली है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। देखिए, कनाडा के संविधान के आधार पर हमने संघात्मक शासन विशेषताएं ग्रहण किए, साथ ही हमने अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राज्य का प्रमुख व्यक्ति राज्यपाल होता है, किंतु राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से हमने अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र को दिया है, जो कि कनाडा की पॉलिसी के आधार पर है। साथ ही याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिए, जबकि संघीय प्रणाली या संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा से लिए। निम्न में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा ग्रहण की गई थी? तो आंसर होगा आपका, देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इन सभी को हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। इसके अलावा भी हमने प्रमुख चीज़ें ली हैं, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, कार्यपालिका की विशेष शक्तियाँ अमेरिका से ली गई है, तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का हेड कमांडर राष्ट्रपति होगा, अमेरिका से ग्रहण किया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली, उस पर महाभियोग राष्ट्रपति पर, यह भी हमने अमेरिका से लिया है। स्वतंत्र पालिका, देखिएगा, जो न्यायपालिका होती है उसको स्वतंत्र रखना। साथ ही हमने न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, इन सभी चीज़ों को हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता या संविधान का जनक कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान की पुस्तिका को निर्माण करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था और इस पर साइन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे। इसके बाद BR अम्बेडकर ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसे सौंप दिया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 370 राज्य पर लागू होता है? तो देखिएगा, आर्टिकल नंबर 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता था, किंतु 31 अक्टूबर सन 2019 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन हमने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में विभक्त कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं
तथा लद्दाख में आपके 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। तो अब ये लागू नहीं होता था। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली से ली गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। देखिए, विधि का शासन अर्थात कानून का शासन, जिस प्रकार से विधि का शासन ब्रिटेन में, उसी प्रकार से भारत में भी विधि का शासन है। विधि अर्थात कानून, और भारत में कानून की सबसे बड़ी पुस्तक है संविधान। अर्थात संविधान या कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो पद पर, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति कानून के दायरे में ही आता है। तो विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है, जबकि विधि के समक्ष समानता अर्थात भारत में बनाया गया कानून भारत की जनता पर समान रूप से लागू होगा, ये हमने कहाँ से लिया? यूएसए, अमेरिका से। देखिए, आर्टिकल नंबर 12, संविधान का आर्टिकल नंबर 12 ये कहता है भारत में कानून बनाने का अधिकार 4 लोगों के पास है, केंद्र सरकार अर्थात संसद के पास है और राष्ट्रपति के पास है। राज्य सरकार में विधानसभाओं के पास है और साथ में राज्यपाल के पास है। देखिए, केंद्र में संसद स्थायी कानून बनाती है और अस्थायी कानून बनाया जाता है, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति अस्थायी कानून बनाता है। उसी प्रकार से राज्यों में जब आते हैं तो राज्यों की विधानसभाएं स्थायी कानून बनाती है और अस्थायी कानून बनाया जाता है राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। अब आर्टिकल 12 के तहत बनाया गया कानून भारत की जनता पर समान रूप से लागू होना चाहिए, यह हमारा कहता है संविधान का आर्टिकल नंबर 14। बनाया गया कानून भारत की जनता के ऊपर समान रूप से लागू होगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का हो। हम किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपने धर्म के कानून को मानना चाहता है तो वह मान सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में मुस्लिम धर्म के लोग शरीयत के कानून को मानते हैं और उसी कानून के आधार पर 3 तलाक देते थे, किंतु ये गलत था और इसके बाद इसमें हमने भी कुछ करेक्शन किए हैं। और साथ ही याद रखिएगा, संविधान का आर्टिकल नंबर 12 के तहत बनाया गया कानून यदि भारत की जनता पर लागू नहीं होता है या भारत की जनता उस कानून का विरोध करती है तो उसी कानून को समाप्त किया जा सकता है संविधान के आर्टिकल नंबर 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट। भारत की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हमने प्रस्तावना में संविधान को बताया है। अगला प्रश्न, संविधान में संयोजित भारत का वर्णन निम्न में से किस रूप में देखने को मिलता है? तो आंसर होगा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से मिलकर हमारा एक भारत परिसंघ के रूप में निर्माण करता है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है, जबकि अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो आंसर होगा समाजवादी न्याय, समाजवादी राज्य। एक समाजवादी राज्य जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने से पहले किसी और व्यक्ति के बारे में सोचता है। इस प्रकार के समाजवादी राज्य की प्रमुख विशेषता क्या होती है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। देखिए, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में यह अंतर होता है, पूरी शक्ति केंद्र के पास होना, पूरी शक्ति केंद्र के पास होना ये होता है केंद्रीकरण, जबकि शक्तियों का बिखराव होना ये होता है विकेंद्रीकरण। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ हम देख सकते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। संविधान के जितने भी आदर्श देखने को मिलते हैं उन सभी आदर्शों को हम प्रस्तावना प्रियम्बल उद्देशिका में देख सकते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति से हमें एक दृढ़ या मजबूत राज्य देखने को मिलता है जो भविष्य में कभी नहीं टूट सकता। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए या अमेरिका से। देखिए, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, अब वही निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से विचार विमर्श यदि करती है तो इसे ही हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में राम मंदिर एवं बाबरी मस्जिद पर केस होता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाती है, तब बाबरी एक्शन कमेटी के द्वारा एक याचिका दायर की जाती है न्यायिक पुनरावलोकन की, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था राम मंदिर के पक्ष में, बाबरी एक्शन कमेटी ये चाहती थी अब इसी निर्णय पर दोबारा से विचार विमर्श करें। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, जो हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से।
स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति व्यवस्था। संविधान बनने से पूर्व और संविधान बनने के बाद आज क्या स्थिति है? तो हम देख सकते हैं संविधान बनने से पूर्व भी यही था कि पूरी जाति व्यवस्था बिखरी हुई थी। जो व्यक्ति ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का काम करेगा, शूद्र शूद्र का काम करेगा, यानी कि पूरी जाति व्यवस्था में डिवाइड थी। देश का संविधान बनता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। इसके बाद हम ये चाहते थे इस देश में जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सके, किंतु आज भी वही स्थिति है। जब भी कोई योजना आती है या गवर्नमेंट जॉब हो, हम देखते हैं पूरा भारत डिवाइड हो जाता है ST SC OBC तथा जनरल कैटेगरी में। आज भी जाति व्यवस्था है, ST SC अलग है, OBC अलग है और जनरल कैटेगरी आपकी अलग है। तो आज भी ये लोकतांत्रिक वास्तविक आधार के ही विपरीत जा रही एक प्रणाली है। निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। देखिए UK अर्थात ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट का संविधान आज भी एक अलिखित संविधान है। वहाँ क्या होता है, जब जिस कानून की ज़रूरत होती है उसे तुरंत बोल करके उसे कानून में तब्दील कर दिया जाता है। भारत का संविधान क्या है? भारत के संविधान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से जो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है उसके तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, किंतु आसानी से नहीं कर सकते और इतना कठिन भी नहीं है कि हम संशोधन कर ही नहीं सकते हैं। तभी हम कहते हैं भारत का संविधान एक अलग प्रकार का संविधान है जिसे हम अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर कहते हैं, और यूनाइटेड किंगडम का आपका अलिखित संविधान है। देखिए भारत, USA एवं पाकिस्तान का संविधान आपका लिखित संविधान है, जबकि भारत का संविधान तो दुनिया का सबसे लंबा एवं सबसे बड़ा संविधान है, जिसे लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है। इसमें 470 आर्टिकल, 12 अनुसूचियाँ एवं 25 भाग हैं। जबकि अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का अर्थात आधुनिक दुनिया का सबसे छोटा एवं सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का, और संविधान की शुरुआत मानी जाती है एथेंस, यूनान से। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका आंसर होगा सरकार का संघीय स्वरूप। देखिए शक्तियों का विभाजन कर देना और न्यायपालिका को स्वतंत्र करना, क्योंकि न्यायपालिका को यदि आप स्वतंत्र नहीं कर पाओगे तो जो निर्णय आने, जो न्याय होना है वो स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाएगा। भारत के 3 आधार स्तंभ माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है, उसी कानून को देश में लागू करवाने का काम करती है कार्यपालिका। यदि कोई व्यक्ति उस कानून को नहीं समझ पा रहा है तो न्यायपालिका उस कानून को एक्सप्लेन करती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति उस कानून को तोड़ता है तो उस कानून को तोड़ने वाले व्यक्ति पर दंड देने का काम भी कौन करती है? आपकी न्यायपालिका करती है। तो वही न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की हमने बात की है, और ये कहाँ का है? संघीय सरकार का स्वरूप है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य बने? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। 1 अक्टूबर सन 1953 में पोट्टी श्री रामुलु का जब निधन हुआ था, इसके बाद प्रथम भाषाई आधार पर गठन किया गया आंध्र प्रदेश का, राजधानी बनाई गई इसकी कुर्नूल। तब अन्य राज्य भी मांग उठाने लगे, और इसके बाद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का, जिसके अन्य सदस्य बनाए जाते हैं केम पणिक्कर व हृदयनाथ कुंजरू, और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1 नवंबर सन 1956 में। देखिए आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, ये 14 राज्य बने। साथ में आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप। ये आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 में बनते हैं। निम्न में से किस सन में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान आया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को लाया जाता है। मौलिक कर्तव्य जब आए थे तब इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में इनकी 11 संख्या है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए, और इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। क्लियर हुआ? और मौलिक कर्तव्यों को हमने लिया है
रसिया अर्थात रूस से। संघीय प्रकार की शासन एक गंभीर दोष है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथकता का खतरा। संघीय सरकार में पृथकता का खतरा बना रहता है सदैव। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति अनिवार्य लक्षण है, तो आंसर होगा संघीय प्रणाली। देखिए, संसदीय सरकार या संघीय प्रणाली में क्या होता है, जैसे हमारी संसद है, संसद के दो सदन है, लोकसभा और आपकी राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा जनता का सदन है, निम्न सदन है, यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। राज्यसभा आपका उच्च सदन है, स्थायी सदन है। लोकसभा जनता के लिए काम करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों के लिए काम करती है। लोकसभा जनता का सदन है, राज्यसभा राज्यों का सदन है। उसी प्रकार से क्या होता है, राज्यों में विधानमंडल में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में देखने को नहीं मिलती है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। वो 6 राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलती है। बाकी 28 राज्यों में आपकी विधानसभाएं, साथ ही आपके 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पुदुचेरी में भी विधानसभा देखने को मिलती है। तो संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता होती है द्विसदन प्रणाली। स्वतंत्रवाद किसका घोतक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रवाद का एक घोतक होता है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा या नहीं होगा, यदि वह, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर चुका हो। यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी होगी या उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। साथ ही याद रखिएगा, कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता को ले सकता है और कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को स्वतः ही छोड़ सकता है। राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देना और किसी भी व्यक्ति से नागरिकता को लेना। और साथ ही याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बना देंगे। बाकी यदि कोई व्यक्ति भारत से 7 वर्ष तक लगातार अज्ञातवास में रहता है, अर्थात तो कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक लगातार नहीं रहता है, उसे मृत घोषित कर दिया जाएगा। यदि वो व्यक्ति पुनः वापस आता है तो उस व्यक्ति को अपने आप को जीवित सिद्ध करने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी तरीके से करनी होगी। ये होती है हमारी नागरिकता के लिए प्रावधान। संविधान के आर्टिकल नंबर 5 से 11 में भाग 2 में नागरिकता को बताया गया। नागरिकता भारत में एकल नागरिकता है जो हमने ब्रिटेन से ली है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में पाई जाती है, जबकि तीसरी नागरिकता स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम। देखिए, 1919 के अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड हुआ करते थे वायसराय। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की शुरुआत जो होती है वो 1919 के अधिनियम से ही मानी जाती है और इस समय भारत में वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए, हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पहले भारत में क्या हुआ करता था, बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करता था, फिर हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, फिर हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, उसके बाद हमने भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने भारत के वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उस समय भारत क्या था, आपका स्वतंत्र था। जब हमारे देश का संविधान बना तो हमने गवर्नर जनरल और वायसराय के पद को समाप्त करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को लेकर के आए और वर्तमान में हमारे देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के पद ही प्रचलित हैं। देखिए जरा इन प्रश्नों को जो आपके कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए, उनको जरा हम देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। साथ में अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं वायसराय आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आने लगे।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं वापस से हम प्रश्न पर। तो यहाँ पर पूछा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका आंसर हुआ 1919 का अधिनियम। देखिए 1919 के अधिनियम को ही हमने कहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और यहीं पर क्या होती है, द्वैध शासन प्रणाली की भी शुरुआत होती है और साथ में इस पद का सृजन किया जाता है। इसी समय भारत में रोलेक्ट एक्ट आता है। रोलेक्ट एक्ट 1919, जिसे काला कानून कहा गया और इसे ही बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को जब चाहे, जितना चाहे जेल के अंदर बंद किया जा सकता था। इस कानून का बड़े स्तर पर विरोध हुआ, शांति सभाएं आयोजित की गई और एक कांग्रेस रैली निकाली जा रही थी, जिसमें कांग्रेस के दो बड़े लीडर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किसलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद एक आम सभा आयोजित की जाती है पंजाब की जलियांवाला बाग में, जहां पर जनरल डायर गोलियां चला देता है अंधाधुंध। और आपको पता होगा इस कहानी को, जलियांवाला बाग की कहानी, वो यहीं से शुरुआत होती है। तो इसको हम फिर कभी सुनाएंगे। बाकी अभी आ जाते हैं प्रश्न में। तो देखिएगा आंसर होगा 1919 का अधिनियम। पद कौन सा आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद आता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल नंबर 148 संविधान का आर्टिकल नंबर 148 ये कहता है भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन संविधान के आर्टिकल नंबर 149 में दी गई है। वर्तमान में आपके सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जिन्होंने 8 अगस्त 2020 को अपना पद ग्रहण किया है। राजीव महर्षि का इन्होंने स्थान लिया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग में है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है उस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री के द्वारा लाया जाता है। गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम दिया था प्रधानमंत्री ने और नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। अधिकतम एज होती है 65 साल, जो पहले हो जाए। प्रथम सीएजी आपके बी नरहरि राव थे और इनकी वेतन या पेंशन होती है, वेतन होता है इनका 2,50,000। सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल भी थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं आपके मनोज सिन्हा और गिरीश चंद्र मुर्मू है सीएजी, जिन्होंने स्थान लिया राजीव महर्षि का। अगला प्रश्न, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी, जिनकी संख्या है वर्तमान में 8। देखिए 31 अक्टूबर सन 2019 से पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हुआ करती थी 7। 31 अक्टूबर सन 2019 को आर्टिकल 370 से विशेष राज्य का दर्जा छीना जाता है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने से यूनियन टेरिटरी की संख्या 7 से बढ़कर हो जाती है 9। कुछ समय पश्चात 26 जनवरी सन 2020 को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज कर दिया जाता है और दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप। तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर वापस कितनी हो जाती है? 8। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश आपके कितने? 8 ही हैं। अब देखिए आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में जीएस परिवार, होशंगाबाद एवं गुना का आपका अपना परिवार जीएस परिवार। देखिएगा जरा, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत में वर्तमान में हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और यहाँ पर जिलों की संख्या पूरे क्रम से आप याद रखिएगा। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। यहाँ पर जिलों की संख्या मिलेगी आपको कुल 11। पुदुचेरी, राजधानी है पुदुचेरी, मुख्यमंत्री है बी नारायण स्वामी और उपराज्यपाल है किरण बेदी और जिलों की संख्या है 4। जम्मू कश्मीर, राजधानी है श्रीनगर। देखिएगा
जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ श्रीनगर और जम्मू 6-6 माह के अंतराल से होती है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और जिलों की संख्या है 22। देखिए, दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर ये 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बनते हैं और विधानसभा भी है। याद रखिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपकी विधानसभाएं भी और यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री भी होते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं है, अपितु दिल्ली एवं पुदुचेरी में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पुदुचेरी में बी नारायण स्वामी। लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल। लेह इसकी राजधानी है, कारगिल आपका पहाड़ी वाला इलाका है और उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर। ये यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल है लद्दाख के, तो याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण बन जाता है। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर, जबकि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो वर्तमान में CAG हैं आर्टिकल नंबर 148, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। चंडीगढ़ में एक ही जिला है, राजधानी है चंडीगढ़ और उपराज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह। लक्षद्वीप राजधानी है कावाराती, उपराज्यपाल है दिनेश्वर शर्मा और एक ही यहाँ पर जिला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है देवेंद्र कुमार जोशी, उपराज्यपाल है और जिलों की संख्या है 3। दादर नागर हवेली और दमन दीव, जिलों की संख्या है कुल 3, राजधानी है दमन और उपराज्यपाल है प्रफुल्ल खोदा पटेल। देखिए, दादर नागर हवेली में पहले एक जिला हुआ करता था और दमन द्वीप में दमन और दीव 2 जिले हुआ करते थे। साथ ही याद रखिएगा, दादर नागर हवेली की पूर्व राजधानी सिलवासा हुआ करती थी और दमन द्वीप की राजधानी दमन, किंतु वर्तमान में दादर नागर हवेली और दमन द्वीप एक साथ आए और इनकी राजधानी दमन बनाई गई और जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है 3। साथ ही याद रखिएगा नोट, देखिए नोट में आपको 4 जिले दिखाई दे रहे हैं, पुदुचेरी, कराईकनाल, यनम और माहे। ये पुदुचेरी के 4 जिले हैं आपके। पुदुचेरी जिसकी राजधानी पुदुचेरी है, मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी, उपराज्यपाल किरण बेदी। यहाँ पर 4 जिले पुदुचेरी, कराईकनाल, यनम और माहे। खास बात ये चारों जिले एक साथ एक दूसरे के सीमा साझा नहीं करते हैं, चारों जिले अलग अलग हैं आपके। आगे देखते हैं हम, भारत संघ में कितने राज्य? भारत संघ संविधान का भाग 1 का आर्टिकल 1 ये कहता है भारत राज्यों का समूह न होकर भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस भारत संघ में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हमने अभी आपको बताए हैं, अब बताते हैं हम आपको 28 राज्य। तो आंसर होगा आपका 28 राज्य। पहले आपके 29 राज्य हुआ करते थे, अब वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं, जब 370 आर्टिकल से जम्मू कश्मीर को बाहर किया जाता है। देखिए 28 राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और जिलों की संख्या। तो हिमाचल प्रदेश राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उपराज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और जिलों की संख्या है 12। हरियाणा राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उपराज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और जिलों की संख्या है 22। पंजाब राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उपराज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह और जिलों की संख्या यहाँ पर भी 22 है। उत्तराखंड राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उपराज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और जिलों की संख्या है 13। राजस्थान राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और जिलों की संख्या है 33। उत्तर प्रदेश राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है अजय त्यागी योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आपके आनंदीबेन पटेल और जिलों की संख्या है 75। मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री है राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और जिलों की संख्या है 52। देखिए, भारत में सर्वाधिक जिले आपके उत्तर प्रदेश में 75 जिले, जबकि दूसरे सर्वाधिक जिले आपके मध्य प्रदेश में हैं 52। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा जिले 75 कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और दूसरे सर्वाधिक जिले कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 52। और मध्य प्रदेश में 3 जिले आपके बनने वाले हैं, 53, 54, 55, नागदा, मेहर और चांचौड़ा। ये कब बनने वाले, इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, मध्य प्रदेश की स्थापना, गठन एवं पुनर्गठन। इस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में ये 3 जिले आपके कब बनेंगे। आगे देखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, इसी का नाम है नया रायपुर और प्रस्तावित नाम है अटल नगर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, जिलों की संख्या है 27। अगला है झारखंड
राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उपराज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और जिलों की संख्या है 24। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उपराज्यपाल है फागू चौहान और जिलों की संख्या है 38। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, उपराज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन और जिलों की संख्या है 31। आगे अब देखिए, ये जो आपको 9 राज्य दिखाई दे रहे हैं, ये 9 राज्य समुद्री सीमा भी साझा करते हैं आपके। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, जिलों की संख्या है 33। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिलों की संख्या है 36। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिलों की संख्या है 2। देखिए, जब हम बात करते हैं सर्वाधिक जिले तो उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। जब हम बात करते हैं भारत के जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में सबसे कम जिले कहाँ पर है, तो आप बोलोगे गोवा में केवल 2 जिले हैं। और वो 2 जिले कौन से, पणजी और मार्गो। याद रखिएगा, पूरे भारत में जब राज्यों की बात करते हैं, 28 राज्यों में सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश में 75, दूसरे सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 52 और भारत में सबसे कम जिले राज्यों में कहाँ पर मिलेंगे, गोवा में केवल 2 जिले, पणजी और मार्गो। अगला, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला और जिलों की संख्या है 30। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम मिलेगी, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, जिलों की संख्या है 14। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और जिलों की संख्या है 32। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है YSR जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, जिलों की संख्या है 13। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और जिलों की संख्या है 30। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीश धनखड़ और जिलों की संख्या है 23। अगला देखते हैं, तो देखिएगा, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर राज्य हैं, जिसका भाई कहा जाता है सिक्किम को। तो देखिएगा, सिक्किम इनका भाई है और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इनको भी देख लेते हैं हम। तो देखिएगा, जिले का नाम, तो देखिएगा, राज्य का नाम है सिक्किम, जिलों की संख्या है 4, राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग या प्रेम सिंह गोले और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। असम में जिलों की संख्या है 27, मुख्यमंत्री है राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। मेघालय में जिलों की संख्या है 11, राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, जिलों की संख्या है 8, मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल है रमेश बैस। मिजोरम में जिलों की संख्या है 8, राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। मणिपुर में 9 जिले हैं, मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और राजधानी है इम्फाल और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में 9 जिले, राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री है N बीरेन सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। अरुणाचल प्रदेश में 18 जिले, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा। नागालैंड में 11 जिले हैं, कोहिमा राजधानी है, नेफिरियो मुख्यमंत्री है, RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने GS परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तो प्राप्त होगी, साथ ही हमारी आने वाली लाइव क्लासेस में भी आप आसानी से जुड़ सकेंगे। #GS परिवार। लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री है। इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने दिया है, जिसमें हम कुछ कमेंट को शो करा रहे हैं। तो सरफराज कपूर, संजना ठाकुर, दीपिका पटेल, आरती गौर, सज्जन गौर, प्रीति वर्मा, इन सभी विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप इन सभी के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो इन्होंने आंसर दिए हैं। तो देखिएगा, इन्होंने कहा है रजिया सुल्ताना गुलाम वंश की एक शासिका थी, साथ ही यह है
दिल्ली सल्तनत की एवं तुर्की सल्तनत की एकमात्र एवं प्रथम महिला शासिका थी। गुलाम वंश में 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का कार्यकाल रहता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और द्वितीय शासक रहता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्ताना, जिसका कार्यकाल रहता है 1236 से 1240 तक। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी और साथ में कार्यकाल था 1236 से 1240 तक। इनका विवाह होता है बटिंडा के शासक अल्तुनिया के साथ और इनकी माता का नाम था कुतुब बेगम। 1240 में कैथल के निकट डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो काफ़ी अच्छे तरह से आप सभी विद्यार्थियों ने एक्सप्लेन किया है। जीएस परिवार आप सभी विद्यार्थियों की सफलता की कामना करता है। इसी प्रकार आप सभी विद्यार्थी मेहनत करते रहें। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हम और आप मिलकर बदलेंगे इतिहास, कर हर एग्ज़ाम फतेह। #GS परिवार फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देखिए, आज के वीडियो का प्रश्न है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितना विस्तार से आपको पता हो ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम आपके कमेंट्स को ज़रूर करा सकें। तो देखिए, मध्य प्रदेश में वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? आंसर ऑप्शन है आपके ऋषि कुमार शुक्ला, विजय कुमार सिंह, अरविंद कुमार जैन या राजीव जैन। तो ऋषि कुमार शुक्ला आंसर होगा, विजय कुमार सिंह होगा, अरविंद कुमार होगा या राजीव जैन होगा। आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल #GS परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सभी विद्यार्थियों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। जरूर सभी विद्यार्थियों से कहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।